नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच। हमने लास्ट टाइम जाते जाते कुछ बातें की थी और आज हमने प्रायद्वीपीय पठार को कंप्लीट किया था। आज हम तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तटीय मैदान की बात करें तो इसे कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। विस्तार आता है कच्छ प्रायद्वीप से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक इसका विस्तार आता है। कच्छ प्रायद्वीप से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक इसका विस्तार आता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आती है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। अच्छा, उसके बाद में आप जानते हो 9 राज्य तटीय राज्यों से सीमा बनाता है। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, आप पता है। एक जो पश्चिम में बनाता है उसे पश्चिमी तट, और पूर्व में बनाता है उन्हें पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों के बारे में बात करें, लेकिन पहले स्पेशली हम पश्चिमी तट की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है? कच्छ प्रायद्वीप से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार आता है। कच्छ प्रायद्वीप से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार आता है। औसत चौड़ाई इसकी आती है 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य का भाग है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य का भाग है। ये तटीय मैदान की चौड़ाई मध्य में कम। याद रखना, ये जो भारत है, जैसे ये भारत है, इसमें पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करें स्पेशली तो कुछ इस हिसाब से है कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई मध्य में कम ऐसे बनी हुई, ये समझिए ऐसे। ये जो बीच का एरिया है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं अपने तटीय मैदान। ठीक है, ये बीच का पार्ट है। तो याद रखना, इसका ये जो पार्ट है कौन सा, कि जो चौड़ाई की बात करें मध्य में से तो कम है, मध्य में से कम है। ये मध्य पार्ट आ गया, ये मध्य पार्ट आ गया, मध्य में कम है, और उत्तर और दक्षिण में अधिक है, उत्तर और दक्षिण में अधिक है। कुछ इस हिसाब से बटा हुआ है। अच्छा, फिर बात करें पश्चिमी तटीय भाग का अधिकतर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी। सर अब ये एस्चुरी क्या है, इसके बारे में बता देते। तो देखिए, एस्चुरी के बारे में बात करें, एस्चुरी क्या है तो ध्यान से देखना। देखिए, मान लो कि ये एक समुद्र पहाड़ी क्षेत्र है, इधर भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बहती है? नदियाँ चलती हैं। ये नदी आ रही है, अब ये नदी बह रही है। अब आप जानते हो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अवसाद कम आते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, ये जो इधर का पार्ट है ये क्या है? आपका पश्चिमी घाट है। यहाँ पश्चिमी घाट है ये क्षेत्र एरिया। अब नदियाँ क्या करती है? अपने साथ में जो भी अवसाद लेके आती है, जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है, वो सेडिमेंट्स क्या है, यानी बिछा नहीं पाती यहाँ पर इस जगह, क्योंकि सीधा क्या है, समुद्र मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सीधा समुद्र मिल जाता है। और ये अवसाद है ना, समुद्र के अंदर ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, समुद्र के अंदर डाल दिए जाते हैं। यहाँ समुद्र के अंदर डाल दिए जाते हैं ऐसे। यहाँ समुद्र के अंदर ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो नदियाँ यहीं सीधी समुद्र में गिर जाती है। तो ऐसी नदियाँ कहलाती है एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी के अलावा एक आती है डेल्टाई नदियाँ। अच्छा, ये डेल्टाई नदियाँ क्या होती है? डेल्टाई नदियाँ समझिए, जैसे कोई नदी यहाँ से आ रही है, ये बहती हुई नदी आ रही है, ये नदी आ रही है। ठीक है, और ये नदियाँ क्या करिए, अपने साथ में अवसाद लेके आती है। अवसादों को यहाँ पर इस जगह इन क्षेत्रों में क्या, अवसादों को बिखेर देती है। यहाँ अवसाद जमा हो जाते हैं यहाँ आकर। तो ये ऐसी नदियाँ क्या कहलाती है? ऐसी नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र जो होता है वो डेल्टाई क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्टाई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना, कुछ नदियाँ एस्चुरी बनाती है तो कुछ नदियाँ डेल्टाई क्षेत्र बनाती है। लेकिन याद रखना, आपके पश्चिमी भाग में ज़्यादातर नदियाँ क्या बनाती है? ज़्यादातर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्या कहता है? इसके प्रकारों के बारे में बात करें तो इसके कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना, एक कच्छ का मैदान आता है, एक काठियावाड़ का मैदान आता है, एक गुजरात का मैदान आता है, एक कोंकण तट, मैंने नीचे गलती से लिख दिया इसको ऊपर। उसके बाद कनाडा तट, जिसे कनारा तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में। कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कन्नड़ का तट, कोंकण तट, पहले कोंकण, फिर कनाडा तट, फिर मालाबार तट। तो 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जाता है। इसमें आप अच्छे से आराम से देखिए ये क्या कहना चाहता है, आराम से देखना, इसको समझ आ जाएगी चीज़ें, आपको यहीं समझ आ जाएगी चीज़ें, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, ये जो तट है इसे कहते हैं कच्छ का तट। जो कच्छ के रण से, मतलब गुजरात में यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या कहलाता है? कच्छ का तट कहलाता है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये है काठियावाड़ का मैदान। फिर यहाँ गुजरात में यहाँ से लेकर दमन दीव तक, कहाँ तक? दमन दीव तक ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाता है? तो ये क्षेत्र गुजरात का तट कहलाता है। क्या? गुजरात का तट। उसका दमन दीव से लेकर गोवा तक,
दमन दीव से गोवा तक क्या कहलाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फिर गोवा से न्यू मंगलोर के तट को क्या कहते हैं? कनाडा तट के नाम या कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, न्यू मंगलोर से लेकर उसके बाद कन्याकुमारी तक जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, पूछे कन्याकुमारी से न्यू मंगलोर मालाबार तट, फिर न्यू मंगलोर से गोवा कनाडा तट, अच्छा गोवा से दमन दीव कोंकण तट, फिर दमन दीव से गुजरात का मैदान, फिर ये जो पार्ट है आप जानते हो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के बीच का क्षेत्र आता है, उसे काठियावाड़ का मैदान, और ये जो इधर पाकिस्तान से लगता सीमा है वो कच्छ का मैदान है। कौन सा है? कच्छ का मैदान है। खंबात की खाड़ी और कच्छ के मैदान तक का क्षेत्र काठियावाड़ का मैदान कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल तो याद रखें इस चीज़ को, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक के मैदान को क्या कहा जाता है, गोवा से न्यू मंगलोर के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है, फिर दमन दीव से गोवा तक के मैदान को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना। ठीक है, ये एक अलग मैप है जो रफ आपके लिए कॉपी में मतलब स्लाइड में बना रखा है कॉपी के थ्रू। तो ये जो हमने वहाँ पढ़ी वही चीज़ से मैं देख लो, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, कैप कैमोरिन, न्यू मंगलोर, गोवा और दमन दीव। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हमने वही बात की वही सेम है। हमें ये अब देख लो, ये आपका पूर्वी जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है। इस पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो ये नदी है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के बीच का मैदान उत्कल तट कहलाता है। उत्कल आप जानते हो उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल तट किसे कहते हैं? उड़ीसा के मैदान को उत्कल तट के नाम से। उसके बाद में महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सिरकोर कहलाता है। उत्तरी सिरकोर के नाम से जाना जाता है। फिर कृष्णा नदी से लेकर लास्ट तक ये जो पार्ट है आप कश्मीर से कन्याकुमारी आपके कैप कैमोरिन वो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले कौन सा मैदान पढ़ते हैं? कच्छ का मैदान की बात करते हैं। कच्छ का मैदान क्या कहता है? पहली बात, इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। ये ज्वारीय तथा समुद्री जल के अंदर प्रवेश करने के कारण यहाँ की भूमि अनुपजाऊ है। सिंपल सी बात है, होता है क्या है, सिंपल समझिए कि जैसे ये आपका आ गया गुजरात का, ये समझिए, ये कुल मिलाकर ये गुजरात का तट है। अब क्या होता है कि जब भी समुद्रों में ज्वार आता है, ज्वार मतलब ज्वार और भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की तरफ जाता है, लेकिन वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पानी अंदर की तरफ आ जाता है। इसीलिए क्या है कि पानी कई बार अंदर तक जाता है, आगे तक जाता है, और कई बार दूर तक वापस चला जाता है। दूर तक गया, फिर अंदर, फिर दूर, फिर अंदर, फिर दूर, फिर अंदर, तो इस हिसाब से चलता रहता है। तो एक तरीके से इसीलिए कहा जाता है कि ये कैसे है, ये एक जल के अंदर अंदर बाहर प्रवेश करने से अनुपजाऊ। अब यहाँ प्रवेश कर गया खारा पानी, आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा है, यहाँ प्रवेश करने के बाद पानी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए जल का क्या है, अंदर बाहर चलता रहता है, और मिट्टी कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। कैसे हो जाती है? खारी हो जाती है। इसीलिए ये क्या अनुपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में नमक का उत्पादन, अब समुद्र का पानी निकलेगा, नमक का उत्पादन हो गई, समुद्र नमक का उत्पादन करता है। नमक उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान रखता है। यहाँ कच्छ का रण नामक एक अभयारण्य पाया जाता है जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कांडला बंदरगाह इसका प्रमुख बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह मतलब जो जवार, अभी मैंने बताया जवार भाटा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है एरिया। अच्छा, ये एक फ्री ट्रेड जोन है, मुक्त व्यापार के अंदर है। मतलब सिंपल सी बात है, जवार आने की वजह से क्या होता है कि जहाज़ों को वेट करना पड़ता है और वहाँ तक सामान लेके जाना पड़ता है जहाँ तक कच्छ का क्षेत्र आता है, तो वेट करना पड़ता है। इसीलिए क्या है कि 12 घंटे बाद एक बार लो टाइड आता है, मतलब उच्च ज्वार आता है, एक निम्न ज्वार आता है, तो 12 घंटे बाद में ऐसा आता है। तो कोई देश अगर बचना चाहता है, अपने यानी मुफ्त व्यापार करना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि वो वहाँ जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फ्री ट्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ आया कच्छ का रण। अब हम अगले कौन सा आएगा? अगला आप जानते हो काठियावाड़ का मैदान। अब उस पर बात करते हैं, काठियावाड़ के मैदान क्या कहता है। ये रहा आपका काठियावाड़ का मैदान।
क्या है काठियावाड़ का मैदान? तो ध्यान से देखना काठियावाड़ का मैदान क्या कहता है। तो काठियावाड़ के मैदान की बात करें, इस तट के समीप मांडव, गिर और बारदा पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो ये देखो, मांडवा, गिर और बारदा पहाड़ी पाई जाती है। गिर पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, गिर राष्ट्रीय पार्क। पहली बात, गिर पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ एक गिर राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। उसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये भाग कृषि अयोग्य है। कैसा क्षेत्र है? कृषि के अयोग्य। काठियावाड़ के पठार में कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? मांडवा, गिर और बारदा। मांडवा, गिर और बारदा ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं अगला तट कौन सा आएगा। उसके बाद गुजरात का तट क्या कहता है? गुजरात का तट देखिए, गुजरात का तट ये कहता है कि गुजरात में 3 मुख्यतः प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, एक साबरमती, एक माही, एक नर्मदा और एक ताप्ती। 4 प्रमुख नदियाँ हैं, 3 नहीं 4। कौन कौन से? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र क्या कहता है कि इस क्षेत्र में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती प्रमुख मुहाने पर होने के कारण ये उपजाऊ क्षेत्र है। सिंपल सी बात है, नदियाँ अपने साथ क्या लाएगी? जलोढ़ मृदा लाएगी, जो उपजाऊ होती है। जो क्या होती है? उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ पर आलिया बेट, केडिया बेट, खड़िया बेट, पीरम द्वीप कुछ क्षेत्र है जो पेट्रोलियम भंडार के रूप में जाना जाता है। आलिया बेट, पेडिया बेट, केडिया बेट, खड़िया बेट और पीरम द्वीप पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, पहला पढ़ा कुछ कच्छ, दूसरा पढ़ लिया काठियावाड़, तीसरा पढ़ लिया गुजरात। अब बात करते हैं कोंकण तट। क्या कहता है कोंकण तट? कोंकण तट कौन सा है? कोंकण तट को दमन से लेकर गोवा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? दमन से गोवा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य इस तट का भाग है। महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य इस तट का भाग है। मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह है, इस तट में स्थित है। मुंबई बंदरगाह जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है वो इसी तट पर स्थित है। नहावा सोवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसी पर एक मारम गोवा बंदरगाह स्थित है जो गोवा में स्थित है, जो कोंकण तट से संबंध रखता है। याद रखना, दमन से लेकर गोवा तक का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र व गोवा राज्य इसी तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह इसी तट पर स्थित है। नहावा सोवा बंदरगाह जिसे आज वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, महाराष्ट्र का, वो ये इसी पर स्थित है। मार्मुगोवा बंदरगाह गोवा पर इसी तट पर स्थित है। मार्मुगोवा बंदरगाह गोवा का इसी तट पर स्थित है। मुंबई की बात करें तो मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये 7 टापुओं पर बसा है। कितने टापुओं पर बसा है? 7 टापुओं पर बसा है। और मुख्य शहर जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, और इसी सालसेट द्वीप पर क्या बसा है? आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। सालसेट द्वीप पर आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। एलिफेंट द्वीप, वुत्सर द्वीप महाराष्ट्र तट पर स्थित है। एलिफेंट द्वीप और वुत्सर द्वीप महाराष्ट्र तट पर स्थित है। महाराष्ट्र तट में बॉम्बे हाई जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो इसी पर मुंबई में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है कि गोवा का मार्मुगोवा जो काजू का निर्यात के लिए जाना जाता है। काजू का निर्यात कौन सा बंदरगाह करता है? काजू का निर्यात करता है मार्मुगोवा बंदरगाह। कौन सा? मार्मुगोवा बंदरगाह। ठीक है, ये मुंबई के बारे में बढ़िया चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चल। गोवा की प्रमुख नदी एक मांडवी है, एक ज्वारी नदी। मांडवी नदी पर जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात, और ज्वारी नदी पर है मार्मुगोवा बंदरगाह अपना ज्वारी नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर मानसून जो चक्रवात आता है वो कौन सा चक्रवात है? वो आम्रवृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? आम्रवृष्टि या मैंगो शावर। आपने तारक मेहता देखा होगा, उस तारक मेहता में कई बार आपको सुना होगा कि रत्नागिरी के आम, वो रत्नागिरी के आम यही है, आम्रवृष्टि के कारण ही होता है। ठीक है, इसी से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कन्नड़ तट या कनाडा तट क्या कहता है? कन्नड़ तट या कनाडा तट। तो कन्नड़ तट या कनाडा तट ये कहता है कि पहली बात तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है? विस्तार आता है गोवा से न्यू मंगलोर तक। गोवा से न्यू मंगलोर। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का तट ही कन्नड़ तट है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी, इसी पर तट पर स्थित है। शरावती नदी इसी तट पर स्थित है। जलप्रपात कौन सा है? जोग, गैरसोप या महात्मा गांधी, एक ही नाम है, राजा रानी, चारों एक ही जलप्रपात के नाम है। हाइट कितनी इसकी हाइट है 251 मीटर ऊंचा है। 251 मीटर ऊंचा है। तो जोग कहो, गैरसोपा कहो, गेलसपा नहीं है, जोग, गैरसपा, महात्मा गांधी, राजा रानी, ये कहाँ है? ये है आपका शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर। उसके बाद यहीं एक नदी है वराही नदी। कौन सी? वराही नदी। वराही नदी के बारे में क्या कहता है? वराही नदी के बारे में ये कहा जाता है कि कर्नाटक की है बात। तो इसी पर एक जलप्रपात है कुच्चिकल जलप्रपात। कौन सा? कुच्चिकल जलप्रपात इसी पर स्थित है।
उसके बाद इस तट पर नेत्राणी द्वीप स्थित है, जो कि पिजन द्वीप के नाम से भी जाना, मतलब कबूतरों की सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। कबूतरों की अधिकता के कारण इसे पिजन द्वीप के नाम से। तो याद रखना, वराही नदी पर कुचिकल है, वराही नदी पर कुचिकल है, और आपकी शरावती नदी पर महात्मा गांधी, गैर सोपा, महात्मा गांधी, गैर सप्पा और राजा रानी, महात्मा गांधी, गैर सप्पा, महात्मा गांधी, गैर सप्पा, राजा रानी, जोग जलप्रपात। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ही जलप्रपात है, सारे नहीं, एक ही है, नाम है अलग अलग, ठीक है। और कुचिकल किस पर है, वराही नदी पर है। उसके बाद प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, प्रमुख बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा है, न्यू मंगलोर बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह है इस क्षेत्र का। अच्छा, उसके बाद में आगे बात करें तो न्यू मंगलोर बंदरगाह को क्या कहते हैं, न्यू मंगलोर बंदरगाह के बारे में कहा जाता है इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। क्या, कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। मानसूनी चक्रवात जिसे चेरी ब्लॉसम, वहाँ हमने आम्रवृष्टि, यहाँ चेरी ब्लॉसम, यहाँ चेरी ब्लॉसम, ये कॉफ़ी की खेती के लिए जाना जाता है, लाभदायक है, कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक है आपका कौन सा, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। अच्छा देखो कितने पढ़ लिए हमने, ध्यान से देखना। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने कच्छ का मैदान, फिर काठियावाड़ का मैदान, फिर गुजरात का मैदान तीसरा, चौथा कौन सा पढ़ा, चौथा पढ़ा हमने कोंकण तट, पांचवा कन्नाड़ा तट या कन्नाड़ा तट, अब छठा हमने पढ़ रहे मालाबार तट। कौन सा तट है, मालाबार तट। मालाबार तट का विस्तार न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी इसका विस्तार आता है। उसके बाद इसे केरल का तट भी कहा जाता है। केरल तट में कई लेगून झीलें पाई जाती है। कौन सी झीलें पाई जाती है, लेगून झीलें पाई जाती है, जिन्हें कयाल झीलें कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें कयाल झीलों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ झीलों के नाम है बेमनाड, अष्टामुडी और पुनामदा। बेमनाड, अष्टामुडी, पुनामदा। बेमनाड की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है बेमनाड। तो ये ज़रूर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लेना, चाहे लिख लेना। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बेमनाड है। पुनामद झील की बात करें, पुनामद झील, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन इसी नदी पर होता है, नेहरू ट्रॉफी, जिसका संबंध है नौका दौड़ से। और नौका दौड़ को केरल में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वल्लमकाली। क्या कहते हैं, वल्लमकाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमने सारे जितने भी पश्चिम के तट हैं उनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है उनको सबको पढ़ा। अब आगे बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। लीजिए थोड़ा सा कुछ और रह गया, उस पर पढ़ते फिर अपन बात करते हैं। बेमनाड झील में एक झील और है जिसे वेलिंगटन झील के नाम से जाना जाता है। वेलिंगटन झील स्थित है, जो कि एक नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है, एक नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो यहाँ कोच्चि बंदरगाह है। इस कोच्चि बंदरगाह को भारत का मसाला बंदरगाह कहते हैं। इसे अरब की रानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है, अरब की रानी। कोच्चि शिपयार्ड है, यहीं स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले मालाबार में ही वर्षा आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा किस तट पर आती है, इसी मालाबार तट पर आती है। मालाबार तट पर ही बरसात आती है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए अब बात करते हैं अपने पूर्वी तट पर। क्या कहता है पूर्वी तट, तो पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट को चार भागों में हमने बताया था। कोरोमंडल तट स्टार्ट करते हैं। कोरोमंडल तट क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट का विस्तार आता है कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच का, ठीक है। यहाँ पर एक झील आती है पुलिकट झील। कौन सी झील आती है, पुलिकट झील। इस झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कैसी झील है, एक लेगून झील है। कैसी झील है, एक लेगून झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेगून झील के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए आराम से देख लीजिए, फोटो में दिखा रखा। ये देखो पुलिकट झील है, ये बीच में एकदम यहाँ जो एरिया है इसमें पानी अंदर की तरफ एंटर कर जाता है, तो इसे पुलिकट झील। यहीं पर नदी द्वारा, कृष्णा नदी द्वारा अवसाद जमा करते हैं, तो यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो गया जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो क्या है, जो एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं स्थित है, जो इसरो का बेंगलोर में है, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं तुत्तीकोरिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तुत्तीकोरिन बंदरगाह। और इसी के पास एक पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप है। भारत का मोती बंदरगाह भी कहते हैं। किसको, तुत्ती बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। इस तट पर 3 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। कौन कौन से 3 प्रमुख बंदरगाह, तो याद रखना, एक है तुत्तीकोरिन बंदरगाह। कौन सा, तुत्तीकोरिन बंदरगाह जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। एक है चेन्नई बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित है। अच्छा, एक है एनोर बंदरगाह जो कि जिसे के कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विकास किसने किया, इसका विकास किया था आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा इसका विकास किया गया। किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा विकास किया गया, याद रह जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या कहता है आगे।
देखिए, शीतकालीन मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून या लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। याद रखना, सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। सबसे पहले वर्षा पूछे कहाँ किस तट पर आती है, तो मलाबार तट। लेकिन लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून से वर्षा किस तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर। अब बात करते हैं उत्तरी सिरकार, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसमें आते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र आता है इसमें। इस तट की प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम है। इस तट का प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा है? भारत का सबसे गहरा, डीपेस्ट, मतलब समुद्र तल से भी नीचे। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है आपका? विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखना इस चीज़ को, ये लीजिए अलग से, विशाखापट्टनम भारत का गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी क्या बनाती है? एक डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण। मैंने डेल्टा के बारे में आपको पहले ही बता दिया, डेल्टाई क्षेत्र का बनाती है। इन्हें संयुक्त रूप से केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कृष्णा गोदावरी बेसिन भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक गैस का भंडार के रूप में जाना जाता है। किस भंडार में? प्राकृतिक गैस के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक झील आती है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। कौन सी झील आती है? कोल्लेरू झील। ये एक डेल्टाई झील है जो मीठे पानी की झील है। डेल्टाई झील है जो मीठे पानी की झील है। कृष्णा गोदावरी के मध्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा गोदावरी के मध्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में डेल्टाई झीलों में होप द्वीप, होप आइलैंड स्थित है। ठीक है। यहाँ पर क्या स्थित है? एक होप, आंध्र प्रदेश में डेल्टाई क्षेत्र में एक आइलैंड बन गया जिसका नाम है होप आइलैंड। क्या है? होप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, अगला तट की बात करें तो एक है उत्कल तट या कलिंग तट। उत्कल तट या कलिंग तट क्या कहता है? उत्कल तट या कलिंग तट, इसका विस्तार महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक आता है। विस्तार महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक आता है। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पाराद्वीप इसका प्रमुख बंदरगाह है। कौन सा? पाराद्वीप प्रमुख बंदरगाह है। पाराद्वीप बंदरगाह के बारे में बात करें तो ये जापान को लो एस का निर्यात करता है। किसका? जापान को लो एस का निर्यात करने का काम करता है। उसके बाद में यहीं पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है वेलाडीला खनन क्षेत्र। कौन सा? वेलाडीला खनन क्षेत्र। वेलाडीला खनन क्षेत्र है। चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील उड़ीसा के तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? ये भी चिल्का झील है। ये भी कौन सी है? चिल्का झील है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो छोटा सा दिख रहा है इसी, ये आपकी चिल्का झील। चिल्का झील के पास दो द्वीप बस है। एक का नाम है चांदीपुर द्वीप। क्या, कौन सा द्वीप है? चांदीपुर। और एक का नाम है व्हीलर द्वीप। एक का नाम है चांदीपुर द्वीप और एक का नाम है व्हीलर द्वीप। चांदीपुर द्वीप की बात करें, छोटी दूरी की मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है। छोटी दूरी की मिसाइलों का प्रशिक्षण चांदीपुर द्वीप से। याद रखना, चांदी ज़्यादा नहीं दी जाती, चांदी कम ही दी जाती है क्योंकि चांदी महंगी है, ऐसे याद रखना। व्हीलर द्वीप की बात करें, इसका नवीनतम नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या? APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, क्यों APJ अब्दुल कलाम तो भाई साहब अपने आप में लॉन्ग ही थे, तो याद रखना लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट किया जाता है, लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है इस पर। किस पर? व्हीलर द्वीप। और चांदीपुर में कम दूरी की मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है। अगला देखिए, अगला तट आता है बोंगा तट। कौन सा तट? बोंगा तट। ये बोंगा तट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल के तट को बोंगा तट के नाम से जाना जाता है। प्रमुख बंदरगाह यहाँ है हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह है, जिसे भारत का जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। न्यू मूर द्वीप भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक विवादित द्वीप है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच कौन सा विवादित है? आपका न्यू मूर द्वीप विवादित द्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। चलिए, ये अपना कंप्लीट हुआ, आपका पश्चिमी और पूर्वी दोनों कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में बात करें। द्वीप समूह के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड जो अंटार्कटिका में, फिर पापुआ न्यू गिनी प्रशांत सागर में, फिर बोर्नियो, फिर आता है मेडागास्कर। तो ये प्रमुख द्वीप है जो आपके काम के हैं। लेकिन अभी अपने भारत के हिसाब से देखे जाए तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है। एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। एक लक्षद्वीप आता है, एक अंडमान निकोबार आता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते हैं NCERT के अकॉर्डिंग, और इधर आते हैं 572 द्वीप। आपके लिए अंडमान निकोबार द्वीप इतना खास नहीं है जितना इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप है। अच्छा, लक्षद्वीप में 11 ऐसे द्वीप है जो मानव आवासित है, और इधर 38 ऐसे द्वीप है जो मानव आवासित है। ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है, कोरल आइलैंड है, और ये एमरोल्ड द्वीप घने जंगलों से घिरे हुए। एमरोल्ड द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ जंगलों से घिरे रहते हैं, ऐसे द्वीपों को एमरोल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहिचिन पॉइंट यहीं पर स्थित है। मतलब एक तरीके से भारत का दक्षिणतम पॉइंट है ये। अब बात करते हैं अपने लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप क्या कहता है? लक्षद्वीप के बारे में ये कहा जाता है कि एक तरीके से पहला तो कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, कंकालों से निर्मित होता है। आपने शंख देखे होंगे मंदिर में, उसके अंदर एक जीव रहता है घोंगा। जब वो शंख में मोती बनाने का काम करते हैं घोंगा, जब उनका काम हो जाता है फ्री तो वो बाहर निकल जाते हैं। अब क्या है, वो शंख क्या है, शंख के खोल क्या है, अब तैरते 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 एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर धीरे 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 वो एक ठोस संरचना बन जाता है, पानी से ऊपर सतह बन जाती है। तो ऐसे क्या है कि लक्षद्वीप का निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो प्रवाल भित्तियों के कंकाल से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियों का कंकाल भी कहा जाता है। फिर ये केरल के समीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? केरल के समीप अरब सागर में स्थित है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय द्वीप। कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। अब इसको देख लीजिए और आज का टॉपिक, आज इस टॉपिक को एंड कर देंगे, ठीक है? तो ध्यान से इसको देख लीजिए आराम से। ये देखिए, आराम से देखिए, आपको समझ आ जाएगी, हर चीज़ समझ आएगी। देखिए ये जो ऊपर द्वीप दिखते हैं इन्हें कहते हैं अमनदीवी द्वीप। क्या कहते हैं? अमनदीवी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद एक आता है कैनानोर द्वीप। कौन सी? कैनानोर द्वीप। तो अमनदीवी को कैनानोर से कौन सा चैनल अलग करता है? 11 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद में इस द्वीप को कहते हैं मिनिकोय, जो आप जानते हो कि सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकोय, ठीक है? इन दोनों को, मिनिकोय को कैनानोर से अलग करने वाला कौन सा है? आपका 9 डिग्री चैनल। उसके बाद मिनिकोय और देश आता है एक सामने, मालदीव। मालदीव को मिनिकोय से अलग करने वाला है, लक्षद्वीप को मिनिकोय से, मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल आता है। उसके बाद में इसी कैनानोर द्वीप समूह में ही एक क्षेत्र है, एक द्वीप है जिस पर क्या बना है? पटली या पित्ती द्वीप स्थित है। ये क्या है? एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है जिसे चिड़िया का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या? चिड़िया का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसी कैनानोर द्वीप में ही लक्षद्वीप की राजधानी है जिसका नाम है कवरत्ती। कौन सी है? राजधानी बसी है जिसका नाम है कवरत्ती। अच्छा, इसी कैनानोर द्वीप में ही कैनानोर द्वीप में एक क्या है? एक अगती द्वीप है। अगती द्वीप है जो एक हवाई द्वीप है। मतलब आप जाना चाहते हो तो इस अगती द्वीप पे ही जाके उतरोगे, ठीक है? अच्छा, वापस देख लो, अमनदीवी द्वीप को कैनानोर से अलग करने वाला 11 डिग्री चैनल। कैनानोर को मिनिकोय से 9 डिग्री। 10 डिग्री की बात करें तो निकोबार को अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। मिनिकोय को मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल। कैनानोर को मिनिकोय से 9 डिग्री चैनल। और कैनानोर पे ही ज़्यादातर बस्तियां बसी है। कैनानोर पर पटली या पित्ती द्वीप स्थित है जिसे पक्षी अभयारण्य, चिड़िया का स्वर्ग कहा जाता है। इसी कैनानोर द्वीप के एक द्वीप पर है कवरत्ती राजधानी है, जो इसी पर एक अगती द्वीप है जो हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगती द्वीप की बात करें तो ये यहीं पर एक अगती हवाई अड्डा भी स्थित है। अगती हवाई अड्डा स्थित है। लक्षद्वीप में बोली जाने वाली बोली ज़्यादातर मलयालम, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादातर केरल वासियों को भी वहाँ बसाया गया था तो केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, इसीलिए मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन मिनिकोय द्वीप पर एक और भाषा बोली जाती है जिसको बोलते हैं महल भाषा बोली भी बोली जाती है। लक्षद्वीप में 90% से ज़्यादा तो सेफी मुस्लिम समुदाय स्थित है। कौन सा है? सेफी मुस्लिम समुदाय के लोग बसते हैं। पश्चिमी घाट में 200 से 400 किलोमीटर स्थित है, 400 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम लक्काद्वीप था। क्या था? लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, बाकी ये टॉपिक अपना भौतिक विभाजन आज कंप्लीट हुआ। बाकी आपको लाइक शेयर कमेंट करते रहे। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में।